सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वो वाला प्रश्न करेंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग का एक 5 नंबर वाला प्रश्न आता है, ठीक है, उसमें एक प्रश्न में आप लोग को 5 नंबर मिलता है यानी 5 अंक मिलता है। तो वो प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में, इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर का। ठीक है, तो वीडियो शायद थोड़ा लंबा भी बन सकता है, तो पूरा वीडियो में बने रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न को और एक एक प्रश्न को आसानी से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दीर्घकालिक स्मृति में श्रेणीबद्ध संगठन क्या है। ठीक है, तो दीर्घकालिक क्या होता है यानी लंबे समय तक, और स्मृति में श्रेणीबद्ध संगठन क्या है लंबे समय तक में। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालिक स्मृति में बड़े पैमाने पर सूचना का संग्रह होता है, यानी बहुत बड़े पैमाना होता है, जिनका उपयोग कुशलतापूर्वक किया जाता है। सूचनाओं के संबंध में भेद और लक्षण जानने के लिए उन्हें संगठित करना आवश्यक होता है। ठीक है, भेद और लक्षण को जानने के लिए उन्हें संगठित यानी एकत्रित करना आवश्यक होता है। दीर्घकालिक स्मृति के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के आधार पर सूचनाओं को संगठित किया जाता है। क्या क्या प्रश्न हो सकते हैं? प्रश्न इस तरह का हो सकता है कि सूचना किसके संबंध में है, सूचना में प्रयुक्त मुख्य पद किस श्रेणी या जाति का है, किस तरह के प्रश्न को उत्तर हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं, सूचना सामाजिक मानसिक आर्थिक किस प्रकार के कारकों पर आधारित है, फिर है स्मृति पर आधारित प्रश्न को उत्तर देने में कितना समय लिया जाता है। दीर्घकालिक स्मृति में ज्ञान प्रतिनिधान का सबसे महत्वपूर्ण इकाई संप्रत्यय है, जहाँ संप्रत्यय समान लक्षण वाले वस्तुओं अथवा घटनाओं के मानसिक संवर्ग होते हैं। सूचना प्रत्यक्षित रूप से प्रतिमाओं के रूप में संकथित की जा सकती है। सन 1969 में एलन कॉलिन्स जो एक मनोवैज्ञानिक है तथा रॉस ये भी एक मनोवैज्ञानिक है, ने शोध के पत्र के माध्यम से बताया कि दीर्घकालिक स्मृति में सूचना श्रेणीबद्ध रूप से संगठित होती है तथा उसकी एक जालीदार संरचना होती है। ठीक है, तो इस तरह से दीर्घकालिक स्मृति का श्रेणीबद्ध संगठन किया जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि विकासात्मक कार्य क्या है, उदाहरण देखें तो स्पष्ट कीजिए। तो विकासात्मक कार्य किसको बोलेंगे? जिसमें विकास होगा तो उसको बोलेंगे विकासात्मक कार्य। क्या है कि मानव जीवन विविधताओं के भंडार का मालिक होता है। विविधता यानी बहुत सारे भिन्नता है, तरह तरह के परिवर्तन, आकांक्षा, कला, व्यवहार तथा एवं अवस्था के साथ यह बाल्यावस्था से वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मानव जीवन जैसे बच्चों का जन्म होता है, पहले तो शैशव अवस्था, फिर होता है बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। उसमें कला, व्यवहार, उसमें बहुत सारे परिवर्तन आ जाते हैं। भिन्न भिन्न मानव अपने परिवेश, आनुवंशिकता, परिस्थिति और अवस्था के वंशीभूत होकर अलग अलग विकास परिणाम को पता है। मानवीय विकास सामान्यतः अवधि या अवस्थाओं के रूप में संपन्न होता है। लोग तरह तरह के आचरण और परिणाम के हकदार बनकर जीते हैं। एक ही घटना का प्रभाव बच्चे, युवा, वृद्ध पर अलग अलग देखा जाता है। ठीक है, एक ही तरह की घटना होता है, उसमें बच्चे का अलग तरह से सीखता है, युवा अलग तरह से सीखते हैं, वृद्ध अलग तरह से सीखते हैं। उसके बाद आगे है इसमें कि मानव जीवन विभिन्न अवस्थाओं से होते हुए आगे बढ़ता है। युवा फिल्म देखना पसंद करता है तो वृद्ध भोजन में तत्लीन रहता है। विकासात्मक अवस्था अस्थायी रूप से व्याख्या अवधि और अवस्था के आधार पर की जा सकती है। कोई वर्तमान की दशा में संतुष्ट रहता है तो कोई भविष्य की कामना में साधन करता हुआ देखा जाता है। फिर आगे है इसमें कि निस्संदेह विकास के एक अवस्था से दूसरी अवस्था के मध्य विकास के समय और दर का सापेक्ष व्यक्तित्व निश्चित रूप से भिन्न भिन्न होता है। तो इस तरह विकास का कार्य होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है, इससे क्या तात्पर्य है? तो स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है जहाँ सूचनाएं व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, समाज एवं प्रत्याशी के अनुसार संगठित एवं संचित की जाती है। मनोवैज्ञानिक जो है कि बाटलाट ने कार्मिक पुनरुत्पादन विधि का पर आधारित प्रयोग किया, जिसमें प्रतिभागी याद की हुई सामग्री को भिन्न भिन्न समय अंतराल पर प्रत्याहन करते हैं, यानी जो चीज़ें वो स्मृति के द्वारा याद करते हैं, भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न तरह की वो प्रत्याहन करते हैं। प्रयोग में पाई जाने वाली को बाटलेट ने स्मृति की रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए उपयोगी माना। उन्होंने गलतियों को वांछनीय संशोधनों तथा समय अनुकाल अर्थ प्रकट करने का प्रयास मानकर खुशी व्यक्त की। बाटलेट ने बताया कि कोई विशिष्ट स्मृति व्यक्ति के ज्ञान, लक्ष्य, अभिप्रेरणा, वरीयता तथा अन्य कोई मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अब आगे इसमें है
कि स्मृति के कारण ही हम भूतपूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर नई सूचना का विश्लेषण, भंडारण तथा पुनरुद्धार पर स्वयं करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। इस आधार पर स्पष्ट हो जाता है कि स्मृति के कारण विकास के लिए कोई उपयोगी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने में सहयोग मिलता है, अर्थात स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें है, प्रश्न है कि संप्रत्यय क्या है? चिंतन प्रक्रिया में संप्रत्यय की भूमिका की व्याख्या कीजिए। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट क्या होता है? संप्रदाय, संप्रदाय का अर्थ ज्ञान परिधान की सबसे महत्वपूर्ण इकाई संप्रदाय है। संप्रदाय उन वस्तुओं में घटनाओं का मानसिक संवर्ग है जो कोई प्रकार से एक दूसरे से समान है। अर्थात संप्रदाय निर्माण हमें अपने ज्ञान को व्यवस्थित या संगठित करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर संप्रदाय हो जाएगा तो हमारे ज्ञान को किस तरह का व्यवस्थित करना है, किस तरह का संगठन करना है, यह संप्रदाय के द्वारा होता है, पता चलता है। और चिंतन प्रक्रिया में संप्रदाय की क्या भूमिका है? देख लेते हैं कि चिंतन प्रक्रिया में संप्रदाय की भूमिका। चिंतन हमारे पूर्व अर्जित ज्ञान पर निर्धारित होता है। जब हम एक परिचित अथवा अपरिचित वस्तु या घटना को देखते हैं तो उनके लक्षणों को पूर्व ज्ञान से जोड़कर उन्हें जानना पहचानना चाहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हमें सेब का फल कहने में, कुत्ता को जानवर मानने में और औरत को दया की प्रतिमा कहने में कोई कठिनाई होती। संप्रदाय एक मतलब आगे से ही मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट बन गया हमारे दिमाग में, संप्रदाय बन गया। जैसे सेब अगर मान लेंगे, सेब कोई कोई बोल दे, यहाँ पर क्या था कि अगर सेब बोल दिया तो हमारे दिमाग में अपने आप सेट हो जाएगा सेब एक फल है। कुत्ता बोल दिया तो अपने आप दिमाग में सेट हो जाएगा कि कुत्ता एक जानवर है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम मेरे सभी के दिमाग में विकसित हो गया। संप्रदाय एक संपर्क का मानस चित्रण है। यह एक समान या उभयनिष्ठ विशेषता रखने वाले वस्तु, विचार या घटना को वर्गीकृत करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो यह था संप्रदाय। और इसमें भी और आगे है संप्रदाय का कि संप्रदाय के कारण व्यवस्थित एवं संगठित ज्ञान के द्वारा हम अपने ज्ञान का उपयोग ऐच्छिक स्तर पर करके कम समय प्रयास के बल पर अच्छे परिणाम पा लेते हैं। छिपे सामान को खोजने में संप्रदाय हमारी मदद करता है। संप्रदाय के सहयोग से हम अपने ज्ञान और अनुभव का अधिक उपयोगी और दक्ष बना पाते हैं। संप्रदाय के निर्माण हमें श्रम और समय संबंधी सुविधा प्रदान करते हैं। अतः चिंतन प्रक्रिया में संप्रदाय की भूमिका सहयोगी, मित्र तथा तकनीकी साधनों के अनुरूप होती है जो श्रम, ज्ञान, प्रयास तथा समय संबंधी प्रक्रियाओं में अपनी उत्कृष्ट व्यवस्था जैसे गुणों के आधार जिज्ञासु समस्याओं का सही समाधान कम समय में उपलब्ध करा देता है। ठीक है, ये था संप्रदाय। अगला प्रश्न है, प्रश्न ये कि क्या निर्णय लेना एवं निर्णय अंत संबंधित प्रक्रिया है? व्याख्या कीजिए। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें निर्णय लेते हैं और उसमें जो निर्णय आते हैं क्या दोनों में संबंध है, उसके बारे में बोला है लिखने के लिए। तो निर्णय लेना एवं निर्णय अंत संबंधित प्रक्रिया है। निर्णय लेने में ज्ञात जानकारी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त किया जाता है कि धारणा स्थापित किया जाता है और संबंधित वस्तु और घटना का मूल्यांकन किए जाते हैं। कुछ निर्णय स्वचालित भी होते हैं। तमाम संभव परिणामों के मूल्यांकन पर अंतिम निर्णय लेना उचित माना जाता है। उसके बाद आगे है इसमें आगे है कि निर्णय में पूर्व ज्ञात विभिन्न समाधान या विकल्पों में से एक का चयन कर लिया जाता है। चयनित विकल्प कभी कभी व्यक्तिगत स्वार्थ, समझ और रुचि पर आधारित होता है। विकल्प में से लागत लाभ के आधार पर किसी एक को चयन करने की विधि प्रचलित है। निर्णय अस्थायी तथा अस्वाभाविक भी हो सकती है, यानी अस्थायी यानी और अस्वाभाविक भी होते हैं। जैसे एक सज्जन पुरुष को पहले मुलाकात में पोशाक के आधार पर हमें आने का गलत निर्णय ले लिया जा सकता है। निर्णय में भी विकल्प के चयन से गलत परामर्श के कारण गलत विकल्प का सही निष्कर्ष माना जा सकता है। अतः निर्णय लेने तथा निर्णय समस्या समाधान के क्रम में संपादित की जाने वाली क्रियाएं हैं। दोनों के पास कुछ प्रेरक वस्तुएं होती है तथा वो कुछ दोषपूर्ण स्थितियाँ भी दोनों के साथ जुड़ी रहती है। फिर भी दोनों के अंत संबंधित मानना सही निर्णय है क्योंकि दोनों विचार को प्राथमिकता देने या कार्य रूप में परिणित करने का साधन माना जा सकता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें इसमें ठीक है, यह प्रश्न क्या है कि मनुष्य में भाषा का अर्जन किस प्रकार होता है? लिखिए। तो मनुष्य का भाषा का अर्जन किस तरह होता है? तो मनुष्य जैसे मनुष्य का जन्म होता है तो अपने घरेलू भाषा सीखते हैं, फिर घरेलू भाषा सीखते सीखते वह आसपास की भाषा को सीखते हैं यानी क्षेत्रीय भाषा, फिर स्कूल में जाते राष्ट्रीय भाषा सीखते हैं, फिर आगे जाकर अंतर्राष्ट्रीय भी भाषा सीखते हैं, यानी समाज उसको जिस तरह का मिलता है उस तरह का वो भाषा सीखते जाते हैं। तो मनुष्य में भाषा अर्जन की प्रकृति और प्रपोषण का योगदान महत्वपूर्ण होता है। व्यवहारवादी जैसे एक है कि B.S. स्किनर क्या है कि साथ साथ अनेक विद्वानों का मानना है कि साक्षर, अनुकरण तथा पुनर्वलन को अपनाकर ही भाषा अर्जन का आरंभ किया जा सकता है। सामान्य तौर पर भाषा के अर्जन के लिए भाषा में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ जानना,
कथन को समझने की क्षमता बढ़ाना, शब्दावली को निर्माण, वाक्यों की संरचना में आशय के पहचानना, तो शुद्ध उच्चारण की कला सीखने आदि से शामिल है। दूसरे दृष्टिकोण से ये भी माना जा सकता है कि भाषा अर्जन के लिए उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, उचित बुद्धि का विकास, सामाजिक प्रथाओं अथवा नियम का ज्ञान, आर्थिक दशा, संपन्नता, परिवेश, जन्म क्रम, आयु एवं आदि कारकों पर भी ध्यान रखना अनिवार्य होता है। और भाषा किस तरह सीखते हैं उसके बारे में देख लेते हैं यहाँ पर कि भाषा अर्जन का आरंभ जन्म से ही होता है। इसके बाद विस्फोटक ध्वनियाँ, बलबलाना, हाव भाव के साथ और स्पष्ट ध्वनि के द्वारा विचार प्रकट करना आदि पाए जाते हैं। जैसे पहले बच्चे रोते हैं, फिर धीरे धीरे वो ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, फिर आगे जाके सीखते हैं। शिशु के मौन अवस्था के पश्चात 1 वर्ष की उम्र में पहला शब्द बोलता है, 1 वर्ष के बाद वो बोलना सीख जाता है। 2 वर्ष की उम्र तक भाषा में विचार का विकास अलग अलग स्तर पर होता है। भाषा अर्जन में अगल बगल में उत्पन्न ध्वनि को अनुकरण कार्मिक रूप से वांछनीय क्रिया के सम्मुख ले जाता है। फलतः प्रभाव में आने वाला बच्चा सार्थक वाक्यों के रूप में भावना को व्यक्त करना सीख लेता है। फिर बड़े होकर वो मनुष्य कहानी, साहित्य और नाटक, वार्तालाप, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी भाषा बहुत कुछ अर्जन करते हैं यानी सीखते हैं। किसी विशिष्ट भाषा से संबंधित व्याकरण का ज्ञान, शब्द युग्म का प्रयोग, पर्यायवाची शब्द, अलंकार आदि को जानकर कोई व्यक्ति भाषा ज्ञान का समृद्ध बनाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न ये है कि अभिप्रेरणा के संप्रदाय की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अभिप्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। जिससे कोई भी चीज़ में अगर मोटिवेशन मिल जाता है तो वो लक्ष्य को प्राप्त करने में वो क्या उसमें जोश आ जाता है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा यानी प्रेरित होना। ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या है कि अभिप्रेरणा की संप्रदाय इस बात पर प्रकाश डालता है कि किसी व्यक्ति के व्यवहार में गति कैसे आती है। ठीक है, किसी विशेष लक्ष्य की ओर निर्दिष्ट सतत व्यवहार की प्रक्रिया जो किन्हीं अंतनाद शक्तियों का नतीजा होती है उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, देखिए अभिप्रेरणा क्या है, जिसे बोल सकते हैं कि प्रेरित करना, यानी ये एक उत्प्रेरक का काम करता है। ठीक है, जैसे और आगे की अभिप्रेरणा के लिए प्रयुक्त अभिप्रेरक वो सामान्य स्थितियाँ होती है जिनके आधार पर विभिन्न प्रकार के व्यवहार के लिए पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। इसी कारण अभिप्रेरणा की व्यवहार का निर्धारक माना जाता है। मूल प्रवृत्तियाँ, अंतनाद, आवश्यकता, लक्ष्य एवं उत्प्रेरक अभिप्रेरणा का विस्तृत दायरे में आता है। उसके बाद आगे है इसमें कि किसी आवश्यक वस्तु का अभाव जैसे भूख, प्यास, तृष्णा या न्यूनता ही आवश्यकता कहलाता है। आवश्यकता अंतनाद को जन्म देती है। किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किए गए प्रयास अथवा उसमें तनाव या उदलने के अंतराल रूपी बल के तरफ प्रयोग करके लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। लक्ष्य मिलने के बाद आवश्यकता की तीव्रता शून्य हो जाती है, प्रयास घट जाती है, अर्थात व्यक्ति सामान्य स्थिति में पहुंच जाता है। और आगे है इसमें अभिप्रेरणा में ही है आगे यहाँ पर आगे क्या है कि जैसे एक छात्र बरसात में कीचड़ भरे रास्ते से मतलब उदाहरण दिया है कि होकर पैदल विद्यालय चला जाता है। विद्यालय जाने की इच्छा जताने के कारण किसी प्रकार के लक्ष्य की पूर्ति करना है। ठीक है, अगर छात्र को स्कूल जाने में मतलब जाना ही है, अगर वो अभिप्रेरित हो गया तो रास्ते में कीचड़ हो गया तो पर भी वो जाकर ही मतलब जाना ही उसका लक्ष्य वो समझता है। ज्ञान प्राप्ति, मित्रों से मिलना, घर के कामों में मुक्त होना, माता पिता को खुश करना आदि में से किसी लक्ष्य की प्राप्ति की इच्छा से एक आंतरिक बल का आभास होता है, जिसके प्रभाव में छात्र विद्यालय जाने का तत्पर हो जाता है। यह क्रियाशील आंतरिक बल का ही अभिप्रेरणा मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे है अर्थात अभिप्रेरणा एक आंतरिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार को अभिष्ट दिशा गति के साथ बदलने की शक्ति प्रदान करता है तथा किसी विशिष्ट लक्ष्य को प्राप्ति की ओर व्यक्ति के व्यवहार को मोड़ने का कार्य करती है। उसके बाद आगे है यहाँ पर कि भूख के द्वारा भोजन खोजने के लिए, प्रयास की पानी पीने के लिए जो आंतरिक बल उकसाता है, प्रोत्साहित करता है, ये उसे ही अभिप्रेरणा मान सकते हैं। ठीक है, यानी जो काम करते हो उस काम के लिए जो प्रोत्साहित करता है यानी जो जोश देते, जो मोटिवेशन देते उसको ही बोला जाता है अभिप्रेरणा। जीवन में अधिकांश व्यवहार की व्याख्या अभिप्रेरणा या अभिपारकों के आधार पर की जाती है। अभिप्रेरक व्यवहार का पूर्व अनुमान करने में भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये था साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर यानी मनोविज्ञान के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो इससे पहले भी हम 3 नंबरीय प्रश्न जो आप लोग का 3 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा उसका भी कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, 2 वीडियो बना चुके हैं। तो 2 वीडियो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल में अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।